के अतीत में जिससे वो इतना निराश था। आखिर शिव की पत्नी जया के साथ क्या हुआ था? आखिर गौरी और शिव की शादी बिना उसकी मर्जी के खिलाफ क्यों करवाई जा रही थी? क्या वो दोनों परिवार के खातिर इस शादी को करेंगे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड 2। इधर दिल्ली फरीदाबाद हाईवे पर सिसोदिया फार्म हाउस में लगातार बज रहे फोन को बहुत देर तक इग्नोर करने के बाद आखिर उठा ही लिया गया। हेलो, कहाँ हैं आप? और ये कौन सी बात होती है कि आप अपनी ही ब्याह के रोके की रस्म से गायब थे? सब लोग वहाँ पर आपको कितना मिस कर रहे थे और वहाँ के और हमारे साथ आए नौकरों को मौका मिल गया आपके और सिसोदिया खानदान के बारे में उलझुल बकने का। फोन के इस तरफ दमयंती कभी गुस्से में तो कभी चिंतित स्वर में अपने भाई से बात कर रही थी। जी, मैंने आपको पहले भी मना किया था कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, ये सब ठीक नहीं है, पर आपको और माँ साहिब को अपनी जिद के आगे कुछ समझ में ही नहीं आता, तो फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। फोन के दूसरी तरफ सिसोदिया खानदान के एकमात्र चश्मो चिराग कुल दीपक शिवराज सिसोदिया बोल रहे थे, जिन्हें सब लोग प्यार से शिवू बुलाते हैं और अपनी प्रजा में वो कुंवरसा के नाम से जाने जाते हैं। पर कब तक शिवू, आखिर कब तक आप सच्चाई से यूं भागते रहेंगे? दमयंती कुंवरसा को समझाने की कोशिश कर रही थी। सच्चाई से मैं नहीं, आप सब भाग रहे हैं जी। मेरा कहा मानिए, अब भी देर नहीं हुई है, जाइए और जाकर बड़ी मालकिन को इस रिश्ते के लिए, इस रोके के लिए मना कर दीजिए। शिव अब भी अपनी बात पर अड़े हुए थे। लेकिन शिवू, दमयंती के कुछ और कहने से पहले फोन माँ साहिब सुनैना जी ने ले लिया और रुष्ट स्वर में बोली, कुंवरसा, अगले 15 दिन में आपकी बारात निमंत्रण पत्र सभी रिश्तेदारों में और मित्र परिचितों में बंट जाएंगे। 1 महीने के अंदर आपकी शादी होनी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप 2-4 दिन में अपना ऑफिस का जरूरी काम निपटा कर वापस सिसोदिया निवास आ जाए। हमें आपके लिए बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। उम्मीद है कि हमें आपको दोबारा ये सब याद नहीं दिलाना पड़ेगा। जी माँ साहिब, मैं समझ गया। शिव ने, जो अब तक बागी बना हुआ था, अब एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह हाँ करते हुए फोन रख दिया और अपने चेहरे को अपने हाथों से ढककर सोफे पर निढाल होकर बैठ गया। हुकुम, यो चाय कहाँ रख दूं? उस फार्म हाउस का केयरटेकर हरिराम शिव के सामने खड़ा हुआ था। यही रख दीजिए काका, और चाय में चीनी बिल्कुल भी मत डालिए। शिव ने अब भी अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक रखा था। पर हुकुम, चामाते घनी अदरक, इलायची और काली मिर्च कूट कर डाली से माने, बिना चीनी के ते चा घनी कड़वी लागेगी थानू। हरिराम अब भी शिव के सामने वही जमीन पर बिछे आलीशान से कारपेट पर दोनों हाथों को जोड़े हुए बैठा था। क्या फर्क पड़ता है काका, जब जिंदगी ही बेस्वाद है तो फिर चाय कड़वी लगे या मीठी लगे कोई शिकायत नहीं है, शिव ने कहा। हुकुम, थानू एक बात बोलूं? हरिराम ने शिव के लिए चाय का कप तैयार करते हुए कहा। काका, कब तक बीती बातों का बोझ लेकर आप खुद को कष्ट देते रहेंगे? जो हुआ वो नियति थी, उस पर आपका या फिर और किसी का कोई बस नहीं था, तो फिर क्यों खुद को और माँ साहिब को उन तमाम खुशियों से आपने दूर करके रखा हुआ है जिन्हें पाने का हक है आपको, माँ साहिब को और पूरे सिसोदिया खानदान को? हरिराम ने हिचकते हुए अपने मन की बात कह दी और शिव की तरफ एक प्याला चाय का बढ़ा दिया था। आंखें बंद कर लेने से अंधेरा खत्म नहीं हो जाता है काका, और मेरी जिंदगी में सिर्फ गुमनाम अंधेरे ही है, और मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उन अंधेरों में किसी मासूम को भी खींच लाऊं। शिव ने गौरी का ध्यान करते हुए कहा और बेबसी से अपनी आंखें मूंद ली। हरिराम वहां से जाने को हुए ही थे कि शिव की आवाज ने उन्हें रोक लिया। काका, अगर वो मेरी जिंदगी में होती तो वो मुझे 2 साल पहले ही नहीं मिल जाती, जब मेरे माथे पर ये कलंक नहीं लगा था। पर बेटा, होनी को कौन टाल सके से, वो तो होके ही रह वैसे, हरिराम ने अपने अनुभव से कहा। शिव कुछ कह पाता इससे पहले उसका फोन एक बार फिर से रिंग करने लगा और स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर वो अपनी जगह से उठा और हरिराम से बोला, मुझे जाना होगा काका। पर हुकुम, थारी चाय? हरिराम ने कहा। फिर कभी काका, तब तक शायद मेरी जिंदगी से ये तूफान चला गया हो।
शिव ने एक फीकी सी स्माइल हरिराम की तरफ पास की और अपनी लेदर जैकेट कंधे पर डालकर वहां से बाहर की ओर निकल गया। शिव ने गाड़ी को फार्म हाउस से सिसोदिया निवास के रास्ते पर मोड़ लिया था। शिव लगातार बज रहे अपने फोन को नजरअंदाज करते हुए गाड़ी चला रहा था। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो फोन रिसीव कर भी ले तो क्या बोलेगा। आखिर काफी देर से बज रहा फोन एक मैसेज की बीप के साथ चुप हो गया। उसने गाड़ी को रोड साइड खड़ा किया और ना चाहते हुए भी फोन का मैसेज बॉक्स ओपन कर दिया। उसका अंदाजा सही निकला था। इतनी सारी फोन कॉल्स और अब ये मैसेज उसकी माँ सुनैना के ही थे। वही मैसेज में लिखा था, शिव, जाने अनजाने हमने आपके साथ जो भी नाइंसाफी की थी, क्या आप हमें एक मौका नहीं दे सकते जिससे हम आपके सूने और निरस जीवन में प्यार और विश्वास का रंग उड़ेल दें? आपकी दुनिया को फिर से बसता हुआ देखकर हम सुकून से मर तो सकेंगे। ये नाराजगी हमसे है तो हम पर ही उड़ेलिए इसे, लेकिन इन सब में उस बेचारी बच्ची का दिल क्यों दुखा रहे हैं आप? जल्दी घर आ जाइए। आपका सिसोदिया निवास और आपकी खुशियां आपका पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रही है। शिव मासा का मैसेज पढ़कर निढाल सा गाड़ी की सीट पर टेक लगाए आंखों को बंद करके बैठ गया। आपने कितनी आसानी से कह दिया मासा, पर काश कि सच में ये सब हमारे लिए भी इतना ही आसान होता, तो फिर क्या ही बात होती। हम उस मासूम के दिल का ख्याल रखकर ही तो ये शादी नहीं करना चाहते हैं, पर आप और दमयंती जीजी है कि कुछ सुनना ही नहीं चाहती है और समझना तो बिल्कुल भी नहीं। तभी बाहर से गाड़ी की विंडो पर खटखट की आवाज हुई। शिव चौंक कर विंडो से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था, पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और रात होने की वजह से उसे कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। उसने हल्का सा विंडो ओपन किया। सामने रेनकोट पहने हुए पुलिस की पेट्रोलिंग टीम थी। इतनी देर से मूसलाधार बारिश में डिप्पर मारती हुई रोड किनारे खड़ी गाड़ी को देखकर उधर से गुजर रही पुलिस की पेट्रोलिंग टीम को डाउट हुआ था, पर शिवराज सिंह सिसोदिया को देखते ही उस सब इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे शिव सर, आप इस तरह से। हाँ जी, बस वो घर से फोन आ रहा था तो सोचा गाड़ी साइड में खड़ी करके बात कर लूं, बस। शिव ने उस एसआई के सामने अपने फोन की स्क्रीन को दिखाते हुए कहा, जिसमें मासा के नाम से 5 मिस्ड कॉल्स पड़ी हुई थी। फोन की स्क्रीन को देखकर वो एसआई मुस्कुराते हुए ये कहकर चला गया कि बारिश भी तेज हो रही है और रात भी काफी हो रही है, आप अब घर ही चली जाइए, यहाँ रुकना मौसम के लिहाज से ठीक नहीं है। जी जी, बस जा ही रहे हैं। शिव ने एक बार फिर से मुस्कुराते हुए जवाब दिया और विंडो बंद करके स्टीयरिंग पर हाथ धरे सोचने लगा कि काश असल जिंदगी में भी इतनी आसानी से हंसकर किसी अनहोनी को, किसी बिगड़ती बात को बिगड़ने से टाला जा सकता। उसने गाड़ी स्टार्ट की और रेडियो ऑन करके गाड़ी को सिसोदिया निवास की तरफ बढ़ा दिया। इधर रानो गौरी के कमरे में आते हुए बोली, दीदी, गौरी दीदी, उठिए, सुबह हो गई है। रानो गौरी के कमरे में आकर खिड़की पर पड़े पर्दे एक और करते हुए गौरी को उठाने की कोशिश कर रही थी। उठिए और जल्दी से अपनी मनपसंद चाय पी लीजिए, बड़ी मालकिन नीचे आपका इंतजार कर रही है। रानो गौरी के लिए अदरक और इलायची वाली चाय बनाकर एक कप में उड़ेल रही थी। बहुत आवाज देने के बाद भी जब गौरी की तरफ से कुछ हरकत नहीं हुई तो रानो को कुछ अजीब सा लगा और वो उठकर गौरी की तरफ गई। उसका माथा छूते ही वो झुक कर बोली, हाय मेरी मैया, गौरी दीदी को तो बहुत तेज बुखार है। दादी माँ, दादी माँ। रानो कमरे से ही तेज आवाज में चिल्लाते हुए बाहर भागी। रानो के दादी माँ को ये बताते ही कि गौरी दीदी को बहुत तेज बुखार चढ़ा है, शायद बेहोश हो गई है, सुभद्रा जी ने फौरन फोन करके अपने फैमिली डॉक्टर को घर बुला लिया था। डॉक्टर की लिखी हुई दवा खाकर और एक इंजेक्शन लगने के बाद आखिरकार दोपहर के बाद बुखार कुछ कम हुआ और गौरी ने अपनी आंखें खोल दी। तो आखिरकार आप अब हमारी बातें नहीं मानने के लिए खुद को तकलीफ पहुंचाएंगी? सुभद्रा जी के चेहरे पर गौरी के लिए थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ा सा दुख बराबर बराबर झलक रहे थे। सॉरी दादी साहब, हम आपको दुख नहीं देना चाहते हैं और
इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। गौरी की आंखों में फिर से आंसू झिलमिलाने लगे थे। गौरी, हमारी बच्ची, हमें समझने की कोशिश कीजिए। हम आपके दुश्मन नहीं हैं। हमें आपके बेहतर भविष्य की चिंता है और इसलिए हमने आपके लिए शिवराज को चुना है। सुभद्रा जी गौरी के चेहरे की ओर देखते हुए बोली। इस बार गौरी चुप रही, कुछ नहीं बोली। हम जानते हैं कि जया से उनका विवाह सिर्फ दुनिया को दिखाने भर के लिए हुआ था। ना ही उन्होंने कभी जया को अपनी जीवन संगिनी स्वीकारा था और ना ही कभी जया ने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करने की कोशिश की थी। सुभद्रा जी गौरी को समझाने की हर संभव कोशिश कर रही थी। दादी साहब, हमारे लिए ये सब बातें अब बेमानी हो चुकी है। शिव हमारे लिए जया जीजी सा के कुंवर सा ही रहेंगे हमेशा। हमारी जीजी के पहले पति या फिर हम अपनी जीजी की सौतन, यही रिश्ता बार बार हमारे मन में गूंज रहा है। हम आपकी बात का मान रखने के लिए खुद की जिंदगी का त्याग भी हंसते हंसते कर सकते हैं। फिर यहाँ तो सिर्फ हमें एक ब्याह ही करना है। हम तैयार हैं इस ब्याह के लिए। हम तैयार हैं दादी साहब, पर इससे ज्यादा आप हमसे और कुछ भी उम्मीद मत रखिएगा। हम आपकी किसी भी उम्मीद को पूरा नहीं कर पाएंगे। गौरी सुभद्रा जी की ओर से मुंह फेरकर लेट गई। सुभद्रा जी थके कदमों से गौरी के कमरे से बाहर आ गई और कमरे के दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़ी रानो को देखते हुए सुभद्रा जी के आंसू बह चले थे। आप भी हमें ही आपकी गौरी दीदी का गुनहगार समझती होंगी ना रानो? सुभद्रा जी के चेहरे पर चिंता और विषाद की गहरी रेखाएं खींच आई थी। बड़ी मालकिन, मैं तो बहुत छोटी हूँ ये सब दुनियादारी समझने के लिए, उम्र से भी और हैसियत से भी। बस इतना ही समझ सकती हूँ कि जब से होश संभाला है, गौरी दीदी के साथ साथ खुद को भी आपकी छत्रछाया में पलते बढ़ते देखा है। इतना तो अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप गौरी दीदी के लिए कभी भी कुछ भी गलत नहीं सोचेंगी। पर बड़ी मालकिन, मुझसे गौरी दीदी के आंसू देखे नहीं जाते। रानो के चेहरे पर भी गौरी का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अभी हम आपको कुछ भी नहीं समझा सकते हैं रानो। बस इतना कह सकते हैं कि अपनी गौरी दीदी का ख्याल रखिएगा। उनकी दवा और खाने का विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत लापरवाह है वो खुद के लिए। सुभद्रा जी रानो के कंधे पर हाथ रखकर एक नजर गौरी के कमरे में झांकती है और गौरी को आंखें बंद करके लेटा हुआ देखकर वो धीमे कदमों से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। आखिर क्या हुआ था शिव